जल को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। पानी का जो इस्तेमाल जो है थोड़ा सा सोच समझ के जो है करना चाहिए कि भाई 2025 तक भारत उन देशों में आ जाएगा जहां पर पानी की अत्यधिक कमी रहती है। बाल्टी भर के पानी के लिए, एक मटके पानी के लिए जो है 10-10 किलोमीटर तक जाते हैं। आपने देखा होगा औरतें जाती हैं, एक के ऊपर एक मटके रखे होते हैं। मांग बहुत ज्यादा है, उपलब्धता बहुत कम है। गांव में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी, उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको सुधारा जाए, पानी को बचा के उसको आप बोल सकते हो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो अलग अलग बांध बनाए जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से डैम वगैरह बना दिया जाता है, तो उन इलाकों में भी पानी छोड़ा जाता है जहां पर पानी की कमी है। अरे आंदोलन भी चले तो आप देखोगे उसमें से हमारा एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो पहाड़ में बहुत सारी जो धाराएं होती हैं बहती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। भाई तो माइंड मैप की सीरीज हमारी बहुत पहले शुरू हो चुकी है। इसमें मैंने बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो मैंने करवा दिए हैं आपके, ठीक है ना। आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो भाई आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसका नाम है जल संसाधन। भूगोल का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज जाओ ऐप पर, योद्धा बैच जो है उसमें मैंने सारी पीडीएफ डलवा दी है ना। तुम्हें अलग से जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका योद्धा बैच चल रहा है उसी के अंदर में जो आपको ये सारी पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएंगी, जाके डाउनलोड कर लेना। चलिए इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे और रिवीजन पर्पस के लिए जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत प्यारा वीडियो होने वाला है और जो रिवीजन करना चाहता है, ठीक है ना। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब जल संसाधन की मैं बात करूं, जल क्या है? जल भी एक संसाधन है भाई। संसाधन, एक संसाधन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है उसको हम संसाधन बोल देते हैं। तो भाई जल के बारे में, भाई जल के बिना तो कुछ है ही नहीं, जल ही जीवन है। जल के बिना कोई रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। आप पूरी दुनिया की अगर हम बात करोगे, हमारी पूरी दुनिया जो है, हमारा पूरा अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको एक नीला ग्रह बोलते हैं। इसमें आप देखोगे मैक्सिमम क्या है, आप देखोगे 71% जो आपको यहां पर जल देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा जल के बारे में कुछ हम मतलब रोचक तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं जल के बारे में। तो हम बात करें जल, तो पहली बात क्या है? जल जो हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन है, मतलब जल जो है कभी खत्म नहीं हो सकता। आप देखोगे जल जो होता है वो हवा में होता है, जमीन पर होता है, अलग अलग जगह पर जो आपको जल दिखाई दे जाएगा, लेकिन जल जो है रहता हमारे पृथ्वी पर ही है, कहीं जाता नहीं है। जल कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। जल को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि देखो 71% पानी है हमारे पृथ्वी पर और 29% क्या है? 29% जमीन भूमि वाला भाग है। दिक्कत यह है कि वो जो 71% पानी है उसका 97.5% जो पानी है वो समुद्र और सागरों में जमा है और जो कि खारा पानी है ना। खारा पानी है मतलब वो किसी लायक नहीं है। अगर मैं सर मीठे पानी की बात करूं, मीठा पानी कितना है? तो सिर्फ जो है 2.5% मीठा पानी है। दिक्कत यह है कि वो जो 2.5% है इसका भी बहुत कम भाग जो है हम तक उसकी पहुंच है, मतलब हम बहुत ही छोटा हिस्सा जो है, इस 2.5% का भी बहुत छोटा हिस्सा जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो हिस्सा है वो ग्लेशियर में जमा है, ग्लेशियर की फॉर्म में जो है वो जमा है, ठीक है। तो इसलिए जो हम बोलते हैं कि भाई पानी का जो इस्तेमाल जो है थोड़ा सा सोच समझ के जो है करना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ी सी भारत की दिशा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो पूरे विश्व की अगर मैं वर्षा की बात करूं, जितनी वर्षा होती है, वृष्टि इसको हम बोलते हैं, पूरे विश्व में इतनी वर्षा होती है उसकी 4% तो भारत में होती है। फिर दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कि अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के बारे में तो भारत की बहुत बुरी स्थिति है। भारत का जो है 133वां स्थान है। अरे सर मतलब यह है कि भाई हम जो है बहुत बेकार स्थिति में। और अगर मैं 2025 की बात करूं कि ऐसा बोला गया था कि भाई 2025 तक भारत उन देशों में आ जाएगा जहां पर पानी की अत्यधिक कमी रहती है। तो यह समझ लो भाई हम जो है थोड़ी सी खतरनाक वाली स्थिति में फंस चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत जगह ऐसी हैं, जैसे आप पानी पी रहे हो आपको पता नहीं है शायद, लेकिन आप जाके देखो, थोड़ा सा राजस्थान में जाओ, पश्चिमी राजस्थान में जाओ, वहां पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लोग जो है एक है ना, आप बोल सकते हो बाल्टी भर के पानी के लिए, एक मटके पानी के लिए जो है 10-10 किलोमीटर तक जाते हैं। आपने देखा होगा औरतें जाती हैं, एक के ऊपर एक मटके रखे होते हैं। तो सोच के देखो पानी के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझो थोड़ा सा पानी की वैल्यू क्या है, यहां पर पानी की वैल्यू समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां पर पानी की जो वैल्यू है वो समझो थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसके बारे में? अगर मैं बात करूं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखो हुआ क्या है, अब हुआ यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, माफ करना थोड़ा सा लिखा हुआ है इस पे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर करो उसे। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि जल जो है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी, तो आप देखोगे जल की बहुत ज्यादा कमी होने लगी। अब होता क्या है, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो आप देखोगे क्या हुआ भाई, बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण हुआ तो शहरीकरण भी हुआ, लोग गांव से शहर में आगे बसने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी, इनको भी पानी की आवश्यकता होती है। तो आप देखोगे हमने जितना पानी की जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा पानी को जो हमने वेस्ट किया है। हमने बहुत ज्यादा जो जितना हमें, जैसे 1 बाल्टी पानी की जरूरत है तो उसकी हमने 4 बाल्टी पानी का इस्तेमाल कर लिया। लोग देखो भाई अकेले नहाते हैं स्विमिंग पूल में, फिर पूरे स्विमिंग पूल का पानी चेंज किया जाता है। एक इंसान जो है 2000 लीटर पानी जो बर्बाद कर देता है। तो यहां पे समझो थोड़ा सा मैं बोल के आ रहा हूं, यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि भाई देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी और हमने जल का जो है अत्यधिक अतिशोषण करना जो है शुरू कर दिया। पहली बात यह दिक्कत क्या है? दिक्कत यह मांग बहुत ज्यादा है, उपलब्धता बहुत कम है। अच्छा, दूसरी बात क्या? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई देखो जल की सिर्फ और सिर्फ कमी नहीं है, मांग तो है, कमी भी है,
उसके अलावा आप देखोगे जल की जो गुणवत्ता है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आई है। आप हर जगह जाओगे, आपको हर जगह दूषित जल देखने को मिलेगा। आप देखोगे तरह तरह की जो बीमारियां वो मिल रही हैं। तो आप देखोगे यहां पर थोड़ा सा अत्यधिक जो है हमने क्या किया भाई, एक तो जल का प्रयोग किया, शोषण किया, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या भाई, दिक्कत यह है कि हमारे समाज में जल की अगर हम बात करें या फिर अन्य संसाधनों की भी बात करें, उसका क्या है, उसका असमान वितरण है। समझ में आया? तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो यहां पर जल की दुर्लभता को दिखाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जब जल की दुर्लभता को यहां पर दिखाया गया है तो आप देखोगे कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन है। तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और उनमें से एक कदम जो आपको याद कर लेना है वो है जल जीवन मिशन। अच्छा, जल जीवन मिशन क्या था? तो ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इस मिशन का एक ही उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी की, उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको सुधारा जाए। तो आप देखोगे प्रति व्यक्ति 55 लीटर यहां पर सरकार जो है पानी देने का वादा करती है। क्लियर हो? पाइपलाइन से जो पानी आएगा उनको जो है पानी दिया जाएगा 55 लीटर प्रति व्यक्ति की अगर हम बात करें। तो ये सेवा जो है सरकार ने जो शुरू करवाई थी ग्रामीण इलाकों के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बांध के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं बांध के बारे में बात करता हूं तो बांध है क्या बेसिकली, बांध का मतलब क्या है, क्या है बांध का मतलब? तो आप देखोगे बांध हमारा एक तरीके का जलाशय है जहां पर हम पानी को इकट्ठा करते हैं। अब बांध की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि बांध अभी से बनाने शुरू हुए हैं। तो आप जैसे प्राचीन काल की अगर बात करोगे, यानी कि ईसा मसीह की जन्म से पहले की अगर आप बात करोगे, गुप्ता के टाइम पर चले जाओगे, तब भी हमें बहुत सारे जो है बांध के या फिर कृत्रिम झीलों के जो है हमें सबूत दिखाई देते हैं। अगर 11वीं शताब्दी की अगर बात करोगे तो भोपाल में सबसे बड़ी आपको झील देखने को मिल जाती है। इल्तुतमिश की बात करोगे, उसने भी हौज खास में बहुत बड़ा जलाशय बनवाया था। तो आपको अलग अलग यहां पर साक्ष्य दिखाई देते हैं जहां पर आपको पता लगेगा कि भाई पहले भी आप देखोगे बहुत सारे जो राजा हुए उन्होंने भी पानी को बचाने की कोशिश की है, पानी का जो है संरक्षण करने की कोशिश की है और उसको जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ठीक है ना? पानी को बचा के उसको आप बोल सकते हो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो अलग अलग बांध बनाए जाते थे। उस टाइम पर जो बांध बनाए जाते थे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि भैया हमें जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना है ना, पानी को इकट्ठा करना, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन अब की अगर हम बात करें, अभी जो बांध है उनको क्या बोला जाता है? अभी वाले बांधों को हम बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना। ये अब देखो, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है कि जो एक से ज्यादा उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। तो आज के अगर हम बांधों की बात करें तो ये एक से ज्यादा उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आप देखोगे अगर कोई नदी जा रही है, नदी पर अगर आपने बांध बना दिया तो उस नदी का बहाव बदल सकते हो, है ना। उस नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसको इकट्ठा करके आप जो है जलाशय बना सकते हो। उसी को तो हम बांध बोलते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये बांध नहीं होता। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि ये वो समझ लेते हैं ये वाला बांध है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। बांध तो हमारा ये है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है पानी यहां इकट्ठा भरा हुआ है। ये पानी यहां पर भरा कैसे है? तो भाई नदी का जो पानी है उसका बहाव हमने बदल के जो है सारा पानी, जो अतिरिक्त पानी जो होता है वो हमने यहां पर इकट्ठा कर दिया है। यही तो बांध होता है। अब होता क्या सर, इससे क्या होता है सर? इससे होता ही है कि देखो ये बहुत बड़ा हमारा क्या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब पानी जब यहां से छोड़ा जाएगा तो नीचे बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन लगी होती हैं, तो इससे हम बिजली भी बनाते हैं। तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि भाई बांध जो है एक क्या बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ये एक से ज्यादा उद्देश्यों को पूरा करती है, बाढ़ आने से बचाती है। क्यों? क्योंकि भाई जब बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कैसे आती, कैसे बाढ़, दिमाग लगाए कभी? बारिश बहुत ज्यादा होगी तो नदी जो है उफान ले लेगी, है ना। जैसे मान के चलो तुम बाल्टी में पानी भर रहे हो, अब जब बाल्टी फुल हो जाएगी पानी बाहर गिरने लगेगा। ऐसे क्या होता है, जब पानी नदी में बहुत ज्यादा गिर जाता है तो नदी उफान ले लेती है। नदी जो है अपना एक स्तर को पार करके बाहर के इलाकों में फैलने लगती है। तो अतिरिक्त पानी जो होता है हम इस डैम में डाल देते हैं, इस बांध में डाल देते हैं। तो बहुत सारी जो यहां पर आप बोल सकते हो उद्देश्य जो होते हैं उनको हमारा बांध जो है पूरा करता है। इसलिए इसको बोला जाता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, अब यहां पर कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं हम कि भाई बहुउद्देशीय नदी परियोजना के फायदे क्या हैं और घाटे क्या हैं। मतलब क्या क्या फायदे दिखे हमें और क्या क्या नुकसान है इसके। अच्छा, नदी घाटी परियोजना के हम फायदे के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, आप देखोगे जब प्रॉपर तरीके से डैम वगैरह बना दिया जाता है तो उन इलाकों में भी पानी छोड़ा जाता है जहां पर पानी की कमी है। ठीक है, तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है सर, है ना। घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है पानी छोड़ा जाता है। सोच के देखो, अगर कोई भी बांध बनाया गया है तो वहां पर जो है अतिरिक्त जो पानी इकट्ठा किया गया है वो किन इलाकों में भेजा जाएगा? तो वो नहर के जरिए जो है दूसरे इलाकों में भेजा जाएगा जहां पर पानी की कमी है। तो आप देखोगे जिन इलाकों में भेजा जाएगा वहां पर सिंचाई भी हो जाएगी, घरेलू कामों के लिए भी पानी इस्तेमाल होगा, औद्योगिक कामों के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप देखोगे, है ना। ठीक है, और आप देखोगे बाढ़ नियंत्रण होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि भाई जब यहां पर आप बोल सकते हो कि जब बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है, बांध बनाया जाता है तो बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाता है। एक मनोरंजन का क्षेत्र भी बन जाता है। तो आप देखोगे वहां पे बहुत सारी गतिविधियां होती है ना, वहां पे बहुत सारे स्टीमर वगैरह आ जाते हैं, है ना। प्रॉपर तरीके से वहां पे बोटिंग वगैरह होती है। तो वहां पर एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वहां पर आते हैं, है ना, घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आंतरिक नौचालन, मतलब उसके अंदर ही जो डैम बना होता है उसके आंतरिक नौचालन बनता है। तो लोग जो है घूमते हैं, तो मछलियां वगैरह पकड़ते हैं, मछली पालन भी होता है उधर ही। आप देखोगे जहां वो जलाशय बना होता है वहां पर मछलियां वगैरह भी पालते हैं। ठीक है सर, ये यहां पर इसके जो है फायदे देखने को मिलते हैं। अच्छा, बहुउद्देशीय नदी परियोजना की हानि की हम बात करूं तो हानियां भी बहुत सारी हैं। अब होता क्या है, देखो अब एक नदी जा रही है, आप सोच के देखो, एक नदी जा रही है और वो नदी का एक प्राकृतिक क्या है, वो फ्लो है पूरा,
है ना, एक जो बहाव है उसका वो प्रकृति बहाव है, प्राकृतिक तरीके से बह रही है। अब उसमें तुमने बीच में क्या किया, बीच में तुमने जो है उसका एक तरीके से तुमने उसको बीच में से उसको काट दिया, काट इन द सेंस कि उसका बहाव बदल दिया तुमने। मतलब सोच के देखो, तुम जा रहे हो, कोई तुम्हें पकड़ ले और तुम्हें बोले कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे जाना है, ठीक है, मान के चलो नदी चल रही है, और तुमने क्या किया, उसका बहाव को बदलकर तुमने जो है उसमें से क्या बना दिया, एक बहुत बड़ा जलाशय बना दिया। तो उससे होता क्या, देखो जो प्राकृतिक चीजें होती है, प्रकृति की जो चीजें हैं वो प्रकृति की होती हैं। अब नदी का जो प्राकृतिक भाव जो था तुमने उसको ही बदल दिया, इससे होता क्या, इससे पूरे परतंत्र को जो है नुकसान होता है। क्लियर हुआ? तो पहली चीज क्या है भाई, पहली चीज क्या है कि भाई बाहर पहली चीज क्या है हमारी, सिंपल सी बात है कि जब आप बांध बनाते हो तो इससे हमारी क्या होता है, इससे हमारी जो प्रकृति जो होती है, प्रकृति का जो एक प्राकृतिक बहाव जो होता है नदी का, वो बदल जाता है। इससे क्या होता है, इससे पूरे परतंत्र पर ही असर पड़ता है। जब जो हमारी नदी के अंदर का जीवन होता है, बाहर का जीवन होता है, दोनों ही इससे आहत होते हैं। दूसरी बात क्या आप देखोगे कि जब बांध बनाए जाते हैं ना, तो आप देखोगे कि बड़े बड़े, अब होता क्या कि नदी जा रही है, नदी अपने साथ में बहुत सारे जो जमाव जो होते हैं उसको साथ में लेके चलती है ना। जो आप बोल सकते हो जो हमारा तलछट जो होता है, तलछट मतलब बहुत सारे जमाव जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। आप सोच के देखो, मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, है ना, थोड़ा सा बताऊं, अब पीछे, हाँ ये देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, अगर आप देखोगे कि कोई नदी आ रही है ना, अब तुमने बीच में क्या बना दिया, पूरा बांध बना दिया। अब होगा क्या, पूरा जमाव जो होगा, पूरा जो तलछट जमाव जो होगा वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब वो तलछट जो जमाव होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वो नदी के अंदर की जो जीवन जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। हमारे जो नदी के अंदर का जीवन जो होता है, मछलियां होते हैं, केकड़े होते हैं, केकड़े वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपना भोजन उसी से करते हैं। आप देखोगे नदी में जो जमाव जो होता है, जो गाद जो होती है, जो नदी अपने साथ में बहा के लाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो, संरचना पूरा देख रहे हो, रोक लेता है इसको। इधर जो पानी जाएगा वो कैसे जाएगा, बिल्कुल साफ पानी जाएगा उधर, है ना। इधर जो है कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, तो जो कि अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज क्यों नहीं है, क्योंकि होता क्या है, वो जो मिट्टी जो होती है वो पूरे नदी के अंदर के परतंत्र को जन्म देती है। हम यहां पर जब जिंदा है, कैसे जिंदा है, सांस ले पा रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, यही सारी चीजें जो है वही एक परतंत्र को जन्म देती है ना। वैसी नदी के अंदर भी एक जीवन होता है, और उस जीवन में आप देखोगे कि जो पूरी गाद जो है, तलछट जमाव जो है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब ये जमाव जो इधर इकट्ठा हो गया, अब जब इधर इकट्ठा हो जाएगा तो आप देखोगे कि नदी जब आगे बढ़ेगी, मतलब वो बांध को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ेगी, तो आगे तो जाएगा ही नहीं उसके पास में। आगे जब जाएगा नहीं तो आगे जो है कोई भी नदी के अंदर जो है जिंदगी नहीं पनप पाएगी, क्योंकि मछलियां जो होती हैं अपना खाना वाना सब जो उसके अंदर पेड़ पौधे आते हैं। आप सोच के देखो, नदी के अंदर जब वो तलछट जमाव जो होता है उसके अंदर बहुत सारी घास आ जाती है, एल्गी आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सब वो अपना भोजन बनाती है, वो कहां से आएगी। तो ये भी यहां पर जो एक तरीके की हानि देखने को मिलती है यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर वही लिखा हुआ, दूसरा वही लिखा हुआ है, क्लियर हुआ। तो अत्यधिक तलछट जमाव की तली पर जो है जमा होने से नदी का जो है तल अधिक चट्टानी हो जाता है, और नदी जो है जलीय जीवन आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। तो आप देखोगे, क्योंकि अब गाद है नहीं, गाद तो जमा हो चुकी है उसमें जलाशय में, तो अब हुआ क्या, नदी के अंदर का जीवन जो है पथरीला हो जाता है, जिसमें जो है आप बोल सकते हो भोजन की कमी हो जाती है मछलियों के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि भाई इसका जो मेन उद्देश्य था बाढ़ को रोकना, तो कभी कभी क्या होता है, पानी इतनी तेज आता है, बरसात इतनी तेज होती है कि जो बांध जिसके लिए बनाया गया था उसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। मतलब यह है कि भाई बाढ़, हमने बांध को क्यों बनाया था, बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन जब अत्यधिक वर्षा जब होती है तो आप देखोगे बड़े बड़े बांध भी जो है नहीं काम ही नहीं करते हो। आप देखोगे बांधों से पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो जहां बांध बने हुए हैं वहां पर भी बाढ़ आ जाती है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक दिक्कत और है कि जहां पर बांध बनाया जाता है तो आप देखोगे एक बहुत बड़ी जनसंख्या को जो है विस्थापित किया जाता है। वहां पर जो लोग बसे हुए हैं बेचारे, जो बहुत टाइम से रह रहे थे, उनकी जमीनें थी वहां पर, तो उन सबको खाली करवाया जाता है। तो आप देखोगे उनकी जीवन पर भी जो है बहुत ज्यादा असर देखने को पड़ता है। वहां की वो पूरी वनस्पति जो होती है उसको काटा जाता है। जहां पर भाई जो पूरा जलाशय बना रहे हैं, पूरा बहुत बड़ा जलाशय जो बन रहा है, वहां पर पेड़ पौधे काटे जाएंगे, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित किया जाएगा। तो ये भी जो है क्या होता है, ये भी एक तरीके का बहुत ज्यादा आप हो सकते हो खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। आप सोच के देखो, वहां पर लोग जो हजारों सालों से रह रहे हैं, वहां पे इनके पूरे पूर्वज रहे, उनके पूर्वज रहे, मतलब सोच के देखो आप जिस जगह पर रह रहे हो, बहुत टाइम से रह रहे हो, आपके पुरखे भी वहां पर रहे, अब आपको जो वहां से विस्थापित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बांध बनता है। तो ये सारी चीजें यहां पर ये होती है। फिर आप देखोगे भूकंप की संभावना भी रहती है। भूकंप की संभावना कैसी रहती है, आप देखोगे भूकंप की संभावना क्यों रहती है, तो आप देखोगे जब आप सोच के देखो, ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये अब होता क्या है, अब ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी जो नीचे गिर रहा है, बहुत ऊंचाई से नीचे पानी गिरता है, तो उससे क्या होता है, जमीन पर जो है दबाव आता है। जमीन पर जब दबाव आता है तो आप देखोगे कुछ भूकंप के कंपन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, जब बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल इस तरीके से, है ना। तो इससे क्या होगा, जमीन पर दबाव पड़ेगा और इससे जो आप बोल सकते हो भूकंप के कंपनी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप देखोगे बहुत सारे आंदोलन भी चले, तो आप देखोगे उसमें से हमारा एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है, एक हमारा टेढ़ी बांध आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की हम बात करें तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारा गुजरात वाला इलाका जो है यहां पर हुआ था। और आप देखोगे ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, ये इसीलिए किया गया था कि भाई बहुत सारे यहां पर जो है बहुत सारे वनस्पतियों को काटा जा रहा था, बहुत सारा हमारे जो परतंत्र जो था उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो आप देखोगे बहुत लाखों लोगों ने क्या किया था, लाखों लोगों ने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर जो प्रदर्शन किया था,
क्लियर हुआ ना। और आप देखो कि बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया था, उनकी जमीनें छीन ली गई थी। तो इन सारी चीजों को लेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी बांध आंदोलन जो है चलाए गए थे। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी चीज है। अब बात कर लेते हैं वर्षा जल संग्रहण के बारे में। अब हुआ क्या, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि देखो ऐसा है कि जल की कमी नहीं है, बट हम जल को ज्यादा, जल की कमी नहीं है, जल तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर हम जल का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, जल को बर्बादी से रोके, है ना, जो बेफालतू में पानी बहता रहता है उस पानी को हम सही चीज में इस्तेमाल करें तो आप देखोगे कि काम हो सकता है। तो आप देखोगे अलग अलग तरीके से हमने क्या किया, हमने जो वर्षा जल संग्रहण किया, जैसे हम बात करें गुल्स एंड कुल्स की, तो जैसे आप पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में जाओगे, है ना, आप जैसे जाओगे वहां पे हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो आप देखो वहां पे गुल एंड कुल्स होते हैं। तो होता क्या भाई, बहुत सारी जो नदियों की धाराएं होती हैं पहाड़ों पे बहती रहती हैं, तो होता क्या, हम नदियों की धाराओं को उनकी जो डायरेक्शन, उनकी दिशा जो है बदल कर उनको अलग अलग, आप बोल सकते हो वाहिकाओं में जो है बांट देते हैं, मतलब एक अलग अलग चैनल्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप देखो जब पहाड़ पे जाओगे ना, तो पहाड़ पे बहुत सारी जो धाराएं होती हैं बहती रहती हैं, उनका क्या कहते हैं, उनकी दिशा बदल देते हैं और अलग अलग चैनल्स निकाल देते हैं, है ना। उन चैनल्स के थ्रू जो है वो पानी जो है खेतों तक आता है। तो ये आपको पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। जल संग्रहण की हम बात करें तो होता क्या, जैसे आप जाओगे बहुत सारे इलाके जो होते हैं, जैसे राजस्थान की हम बात करें, तमिलनाडु की हम बात करें, उनकी सरकार ने तो इसको अनिवार्य कर दिया कि हर घर में अगर कोई भी घर बनेगा तो उसमें जो है छत वर्षा जल संग्रहण का इंतजाम होना चाहिए, कि जो भी बारिश होगी तो छत पर जो है प्रॉपर तरीके से पानी स्टोर होगा, है ना, स्टोर करके जो है पानी का इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। मतलब जो भी वर्षा होगी उसका जल, उसके जल को हम क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे, है ना, छत पर, ठीक है। फिर उसको जो इकट्ठा करके टैंक में डाल दिया जाएगा। फिर हम बात करें खादन और जोहड़ की। खादन और जोहड़ की बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है खादन जोड़। जैसे आप देखोगे ना, खादन की अगर हम बात करें तो जैसे आप जाओगे हमारे पश्चिमी राजस्थान में, जो हमारे जैसलमेर इलाका है, वहां पर जो है खादन प्रैक्टिस किया जाता है। वो होता क्या भाई, आप देखो जो ढलान एरिया जो होता है, ढलान एरिया, अब उसमें क्या होता है, इसमें बारिश होती है तो बारिश को पानी को इकट्ठा किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो बीच में क्या बना दिया जाएगी, दीवार बना दी जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम खादन बांध बोलते हैं। अब होगा क्या, पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, है ना, बहुत सारे खादन बनाए जाते हैं। जैसे एक खादन बना दिया, जैसे पानी इसको क्रॉस करेगा तो दूसरे खादन में चला जाएगा, फिर तीसरे खादन में चला जाएगा। तो उससे होता कैसे होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये जो आप जगह दिख रही है ना, ये वाली पूरी जगह, यहां पर क्या होगा, ये पानी यहां पर नमी आ जाएगी, और जब नमी आ जाएगी तो खेती करने योग्य हो जाएगी। तो यहां पर आप देखो दो चीजें होती हैं। पहली बात तो खेती, यहां पे जमीन जो होती है उसमें नमी आ जाती है। दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो भूमिगत जल जो होता है वो रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजें जो यहां पर पूरी हो रही है खादन में। जोड़ में क्या होता है, जोड़ में हम बहुत सारे जो तालाब जो होते हैं, जो कि आप बोल सकते हो बहुत सारे प्राकृतिक तालाब जो होते हैं, ऐसा होता है ना, गड्ढा बन जाता है तो उसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखोगे पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसलमेर वगैरह में, ठीक है। तो ये होता है हमारा खादन, ठीक है, समझ गए ना। पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आप देखोगे जब पानी बरसेगा तो क्या होगा, पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा, है ना, ढलान है। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पूरी जमीन में नमी आ जाएगी, ये खेती करने लोग बन जाएगी। फिर आप देखोगे ये पानी जो है नीचे चला जाएगा, जिससे हमारा भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा खादन, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अच्छा, हमारा जो है भूमिगत अथवा ये टंका की हम बात करें तो ये भी कहां पर होता है, राजस्थान में। राजस्थान आप जाओगे, हमारा जो बीकानेर हो गया, फलौदी हो गया, है ना, बाड़मेर हो गया, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर भूमिगत टंका जल जो प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कुछ नहीं, जब बारिश होती है तो हम बड़े बड़े टंका बना देते हैं, बड़े बड़े टंका बनाते हैं, उनमें पानी जो है स्टोर हो जाता है। बाद में जो आप जैसे देखोगे, जैसे जब ऐसे टाइम आता है जब पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप जो है उस पानी को जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाढ़ जल वाहिकाएं की हम बात करें, बाढ़ जल वाहिकाओं के बारे में हम बात करें तो ये कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है, बंगाल में। तो बंगाल में क्या होता है, जब ज्यादा बाढ़ आती है तो अतिरिक्त पानी जो होता है, जल जब ज्यादा हो जाता है, उस जल का इस्तेमाल हम एक ऐसे इलाके में करते हैं जहां पर पानी की कमी है। तो जो बाढ़ का अतिरिक्त पानी जो होता है, ज्यादा पानी जो होता है, वो किसी ऐसे इलाके में इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर पानी की कमी है, तो उसको हम बोलते हैं बाढ़ जल वाहिकाएं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट है हमारा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसमें ये कहां पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो आप देखोगे हमारे जो उत्तरी पूर्वी राज्य जो है वहां पर जो है प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम मेघालय की बात करें तो यहां पर होता है कि बहुत सारी धाराएं जो होती हैं वो पर्वतों से निकलती रहती हैं, है ना। तो होता क्या है, इन धाराओं में हम क्या करते हैं, हम जो है बांस को जो है एक तरीके का पाइप बना देते हैं, बांस को पाइप की तरह बना देते हैं, और ये जो धाराएं होती हैं ये इन बांस के ये जो बंबू के जो पाइप होते हैं, बंबू की जो लकड़ियां होती हैं, इनसे जो है खेतों की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें पहाड़ है ना, अब इससे धारा निकल रही है, तो हमने क्या किया, हमने जो यहाँ पर क्या बना दिया, हमने एक फिटिंग कर दी यहाँ पे पाइप की तरह, है ना। ये हमारे क्या बंबू है ना, तो हमने बहुत सारे बंबू जो जोड़ दिए, ठीक है, बहुत सारे बंबू जोड़ दिए, और ये सारे बंबू कहां जाते हैं, खेतों की तरफ जाते हैं, है ना। तो आप देखो कि जो भी धाराएं वगैरह बह रही हैं उनका ये उनकी दिशा बदल के अपने खेतों की तरफ कर देते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, बंबू जो होते हैं, बंबू हमारे जो बैम्बू जो होते हैं, बैम्बू को जो है ये एक तरीके का पाइप की तरह इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो भाई ये था हमारा चैप्टर, भाई। तो आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम एंड करते हैं इस क्लास को, बाय बाय, टेक केयर।